हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अजहर स्टडी कैंपस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, प्लेटफॉर्म का वॉल्यूम 1 का बिहार सिविल कोड के प्रैक्टिस सेट हम लोग शुरू किए हैं, जिसमें आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे सेट नंबर 2, जिसमें मैथमेटिक्स का सवाल देखेंगे, यानी मैथ्स का सवाल देखेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास शुरू करते हैं। 61 नंबर सवाल है प्रैक्टिस सेट का, जो कि मैथ का पहला नंबर सवाल है। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, एक वस्तु को 2340 रुपये में बेचने पर विक्रेता को 10% की हानि होती है। 15% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए? चलिए देखते हैं। बोला कि 2340 रुपये में बेचने पर 10% का हानि होता है। देखिए, सीपी यानी क्रय मूल्य जो होता है अपने आप में 100% होता है। और एसपी की जहाँ तक की बात करें, सवाल में बोला गया है कि 10% के हानि पर बेचा जा रहा है, मतलब 90% पर बेचा जा रहा है। तभी तो 10% हानि हो रहा है। 90 पर बेचेंगे 100 के सामान को, 90 पर बेचेंगे तभी तो 10 का हानि होगा। और पूछा है कि 15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य कितना होगा। देखिए, तब 15% लाभ पर बेचेगा, 100 के वस्तु को 15% लाभ पर बेचेगा, माने कि 115 पर उसे बेचना पड़ेगा, 115% पर बेचना पड़ेगा। इससे हम ये कह सकते हैं कि 2340 में बेचने को सारे बोला कि 10% का हानि होता है, यानी कि 90% का वैल्यू ये दिया हुआ है, और निकालना है हमें 115% का वैल्यू, तभी तो 15% का लाभ होगा 100 पर। 115 का वैल्यू हमें निकालना है। ये काट देते हैं, यहाँ से काटते हैं, कितना हो जाएगा? 9 दूनी 18, बच गया 2 3 5 54, 9 छक्का 54। 115 को 26 से गुना करना होगा, 1 छक्का 600 और 15 छक्का 90, यानी 690 हुआ। 690 का जीरो, हासिल कितना हो जाएगा? 69। अब फिर इसको डबल गुना करेंगे, 115 को 200 गुना करेंगे, 230 होगा, और 230 में जोड़ देंगे 69, तो कितना हो जाएगा? 09 का 9 हो जाएगा, और 6 3 9 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, यानी कि 2990 आपका राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, एक तैराक जिसकी स्थिर जल में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा है, 45 मिनट में धारा की दिशा में 9 किलोमीटर जाता है, धारा की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ईजी सवाल है, ये भी विद्यार्थी केंद्र पर बनने वाला सवाल है, बोट एंड स्ट्रीम का। देखिए क्या दिया हुआ है कि 9 किलोमीटर प्रति घंटा है स्थिर जल में चाल। इसे हम बनाते हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग। स्थिर जल को हम यहाँ पर लिखते हैं, जो स्पीड होता है स्थिर जल में। शांत जल में जो चाल होता है, यानी बोट का चाल जो होता है, हम यहाँ पर लिखते हैं। और सवाल में बोला हुआ है कि 45 मिनट में वो धारा के दिशा में कितना किलोमीटर तय करता है, तो वो 9 किलोमीटर दूरी तय करता है। 9 किलोमीटर दूरी तय करता है 45 मिनट में, यानी 45 में करता है तो स्पीड होता है पर आवर, यानी 60 मिनट में कितना करेगा हम यहाँ से पता लगा लें। यहाँ से आप इजीली लगा सकते हैं 15 या 45। अगर 45 मिनट को 3 भाग में बांटेंगे तो 15 15 15 होगा, यानी 15 मिनट का 3 3 3, 15 मिनट में 3, 30 मिनट में 6, 45 मिनट में 9, 60 मिनट में 12। नहीं तो आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं 9/45, 9/45 गुना में 60, यहाँ से भी कट करते तब भी आपका ये कितना आता है, इसका वैल्यू 12 आता है, यानी 12 किलोमीटर होता है 1 घंटा में। और जो 1 घंटा में होता है वही आपका स्पीड हो जाएगा, ये धारा के दिशा में। तो धारा के दिशा को हम ऊपर लेते हैं, ये 12 हो गया। अब ये 12 9 का डिफरेंस लेंगे, ये 3 हो जाएगा। हमसे पूछा है कि धारा की चाल बताइए, यही मेरा धारा का चाल होगा, राइट आंसर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर दिया हुआ है सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी सही राइट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, घातांक एवं करणीय यानी सर्च इंडिसेस का सवाल है, या यू कह सकते हैं सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। चलिए इसे देखते हैं क्या है। यहाँ पर देखिए 5√42 प्लस इसी का अंदर, देखिए रूट अंडर यहाँ पर दे रहा है, यहाँ तक है, इसी में √16 प्लस √9 दिया हुआ है। तो 9 का बाहर कितना आएगा? 3 प्लस इसका 4 आएगा, 4 3 7 हो जाएगा, 7 42 में जोड़ेंगे तो 49 होगा। ये रूट अंडर में है तो 49 का बाहर कितना आएगा? 7, ये 5 है, यानी मल्टीपल होगा, 5 7 कितना हो जाएगा? 35। कितना हो जाएगा मल्टीपल होगा? 35 हो जाएगा। ये 35 इसमें ऐड होगा, 134 में 35 को जैसे आप ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। हम जानते हैं कि 169 का क्या निकलता है बाहर? 13 निकलता है। 13 का स्क्वायर होता है 169, ये 13 निकला। 13 में 51 को ऐड कर देंगे तो 64 हो जाएगा। ये रूट अंडर में आ जाएगा 64 मेरा। 64 का बाहर कितना आएगा? 8 आएगा। इजीली आप आंसर दे सकते थे इसका, विदाउट पेन पेपर ही देख कर आप आंसर दे सकते थे कि इसका उत्तर हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ, ये आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिखा है स्क्रीन पे। सवाल है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल दिया हुआ है, चलिए इसे उतार लेते हैं। 5 गुने 42 माइनस 3, 5 गुना 42 माइनस 3, और आगे प्लस 27
भागा 3। बहुत इजी सवाल है, इसका जवाब पूछा है। 3 9 27 9, यहाँ पर -3 और 9 यानी प्लस में 6 आ जाएगा। यहाँ पर 9 आएगा प्लस में, और -3 ये है और प्लस में 9 है, तो कितना आ जाएगा? प्लस में 6 आ जाएगा। इसको गुना कर ली, 4 पंचे 20 200 और 2 पंचे 10, 210 आया प्लस में, इधर कुछ नहीं तो प्लस में, और ये कितना है? प्लस में आपका कितना आया? 6, तो 200 कितना हो गया? 16। यही आपका 216 राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका दिए हुआ है सी। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक यानी एलसीएम और महत्तम समापवर्तक यानी एचसीएफ 1920 और 16 है, एक क्रमशः दिए हुआ है। यदि संख्याओं में से एक 240 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, अगर एलसीएम एचसीएफ का वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 पार्ट 2 में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इस चैनल पे, तो वहाँ जाकर जरूर देखें ताकि आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए एलसीएम एचसीएफ का। चलिए यहाँ देखते हैं हम। यह हमसे एक संख्या दिए हुआ है, दूसरी संख्या पूछा है, लसा मसा दिया, तो हम जानते हैं कि लस गुना मस बराबर होता है दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्याओं का गुणनफल होता है। तो लसा और मसा की जहाँ तक की बात है, तो यहाँ दिया हुआ लसा 1920 लसा दिए हुआ है और 16 मसा दिए हुआ है। इसके बाद आपका दिए हुआ है क्या? एक संख्या 240 दिया हुआ है, बराबर में दो संख्याओं का गुणनफल, यानी एक संख्या 240 दिया हुआ है और दूसरी संख्या हम x मान लेते हैं, इसी का गुणनफल हो जाएगा। यहाँ से हम निकाल लेते हैं, ये 0 से 0 कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 3 24, 3 से काटते हैं, 3 छक्के 18, बचेगा 1, 3 चौके 12, 64 दूना 128, यानी कि 128 आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 128, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, यदि ए बी और सी की औसत आयु 22 वर्ष है तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष है, तो 9 वर्ष के बाद ए की आयु कितनी होगी? विदाउट पेन पेपर करने वाला सवाल है, बहुत इजी है, एज प्रॉब्लम का सवाल है। देखिए, ए बी सी का औसत आयु दिया है आपको, ए बी और सी की औसत आयु 22 दिया है, ठीक। अगर ए बी सी का हम कुल आयु पता करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी का कुल आयु पता करेंगे, तो हम जानते हैं कि एवरेज क्या होता है, सबका समान करता है। औसत मतलब इसका भी 22, इसका भी 22, इसका भी 22। हालांकि रियल में जो हो कुछ भी हो सकता है, किसी का 22, किसी का 22 से ज्यादा, किसी का 22 से कम होगा, लेकिन औसत क्या करता है? बराबर करता है। तो 22 तिहाई 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 22 तिहाई 66 हो जाएगा, यानी 22 गुना 3 कितना हो जाएगा? 66। ये वैल्यू हो जाएगा ए बी सी का। और बी सी का दिए हुआ है, बी और सी का दिया हुआ औसत आयु आपको सवाल में दिया हुआ बी सी का 25 वर्ष है, 25 वर्ष है, यानी बी और सी का 25 वर्ष औसत आयु है, यानी इसका भी 25 होगा, इसका भी 25 होगा, क्योंकि औसत समान करता है। इस तरह से 25 गुने 2 यानी 50 हो जाएगा। अब हमसे ए का पूछा है कि 9 वर्ष बाद क्या होगा, ये पूछा है। तो देखिए, बी सी का 50 निकला, यहाँ ए बी सी का 66 है, तो ए बी सी में से बी सी घटा देंगे तो हमें ए पता हो जाएगा। तो हाँ, तो ए का 16 निकला, ए का कितना निकला? 16 निकला, यानी कि ए का 16 और 9 वर्ष बाद का पूछा है तो 25, यानी आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, पी क्यू उस वृत्त का एक व्यास है जिसका केंद्र ओ है। यदि उस वृत्त पर एक बिंदु आर स्थित है और एंगल आर पी ओ का मान 39 डिग्री है, तो कोण आर क्यू पी का माप ज्ञात कीजिए। देखिए, ये भी सवाल बहुत इजी है, विदाउट पेन पेपर करने वाला। इसका आंसर हो जाएगा आपका 39 है, मतलब आंसर आपका 51 डिग्री हो जाएगा। चलिए इसे हम समझा देते हैं आपको। देखिए, एक हम सर्कल बनाते हैं, एक सर्कल बना, इसमें व्यास दिए हुआ है P और Q व्यास, और केंद्र जो है O है। सवाल में कहा हुआ है केंद्र कितना है? O है, और PQ व्यास दिया वृत्त का। बोला है यदि उस वृत्त पर एक बिंदु R स्थित है, एक बिंदु R स्थित है, तो आप चाहे तो R को इधर ले ले या इधर ले ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। R स्थित है और कोण RPO, यानी हम मान लेते हैं कि R यहाँ पर है, R यहाँ पर है, R P और O, यानी यहाँ से यहाँ ऐसे मिलाते हैं R P और O, तो यहाँ से यहाँ ऐसे ही मिलेगा R P O, यानी कि P का मान दिया हुआ है 39 डिग्री दिया हुआ है, 39 डिग्री दिया हुआ है। हमसे पूछा है तो कोण R Q P, R Q P, तो पूछा हमसे R Q और P, यानी इसका मान हमसे पूछा कि क्या होगा। तो देखिए, अगर R Q P का मान हमसे पूछा है तो हम इजीली बता सकते हैं इसे, कि हम जानते हैं कि अगर ये व्यास है
तो हम कह सकते हैं कि इधर वाले पार्ट को अर्धवृत्त और इस व्यास के नीचे वाले पार्ट को, इस पार्ट को अर्धवृत्त, और इस पूरे पार्ट को, इस यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को अर्धवृत्त, और यहाँ से यहाँ तक वाले पार्ट को अर्धवृत्त कह सकते हैं। तो हम जानते हैं कि अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। यानी अगर हम इसे इरेज कर दें तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। और हमें ये भी पता है कि ये ट्रायंगल बन गया, यानी त्रिभुज बन गया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक क्या बन गया? त्रिभुज बन गया। ये एक त्रिभुज यानी ट्रायंगल बन गया। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 डिग्री, जो कि अर्धवृत्त के परिधि पर बना कोण 90 डिग्री होता है। ये 90 डिग्री, ये 39 डिग्री दे दिया, तो 180 में से 90 पता हो चुका, 39 पता हो चुका, तो बचा कितना? 51 डिग्री। यही मेरा 51 डिग्री राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ईजी सवाल था, विदाउट पेन पेपर करने वाला। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पे। सवाल है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 6412 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या पूर्ण वर्ग हो, यानी स्क्वायर हो, और आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप ऑप्शन वाइज भी जा सकते हैं, लेकिन इसमें समय लग जाएगा काफी। चलिए इसे देखते हैं। 6412 दिए हुआ है और इसमें कितना जोड़े ताकि यह एक पूर्ण वर्ग यानी स्क्वायर बन जाए। तो चलिए इसे देखते हैं। देखिए 6412 है, तो हम जानते हैं कि 6400 जो होता है वो 80 का स्क्वायर होता है। 80 गुने 80 6400 होता है। लेकिन यहाँ 6412 दिए हुआ है, हमें प्लस करना है, यानी 80 से ज्यादा होगा। यानी हम 81 मान कर अभी चलते हैं। यदि 81 आया तो ठीक है, नहीं तो 82 मान के चलना पड़ेगा। तो 81 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए बहुत इजी मेथड से निकाल लेंगे। अगर आप कहेंगे तो इसका ट्रिक हम बता देंगे, 5 मिनट का वीडियो बना देंगे इस पर। देखिए 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 8 8, 8 का डबल 16, 16 का 6 हासिल 1 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64, 1 65, यानी कि 6561 आएगा 81 का स्क्वायर। यहाँ 6412 में कितना जोड़े? तो 6412 यहाँ 6561 दी हुआ है, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस पता कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए पता करें। ये 6412 है, ये 6561 है। 12 वाला में से छोटा वाला घटा लेते हैं, तो 1 में से 2 नहीं जाएगा, हासिल 1, यानी 11 में से 2 गया तो 9 आएगा। और यहाँ बचाएगा कितना? 5। 5 में से 1 जाएगा तो 4, यहाँ 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 6 में से 6 चला जाएगा, यानी 149। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कितना नंबर दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 1 यानी ए दिया हुआ, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है, यदि ऋचा की आय मीना की आय से 9.1/11% अधिक है तो मीना की आय ऋचा की आय से कितनी कम है? बहुत इजी सवाल है, विदाउट पेन पेपर। अगर इसे बनाइएगा तो 1/11, 11 मतलब 12, 12 11 1 कम 1/12, यानी कि 8.1/3। ऑप्शन में 8.1/3 तो नहीं है। अच्छा 8.4/12, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। बोला है 9.1/11%। ऋचा और मीना का जिक्र किया। ऋचा की जो आय है मीना की आय से 9.1/11% अधिक है, तो इसका फ्रैक्शन निकालते हैं। 11 9 99 100 बटा में 11% का 100 से गुना हो जाएगा। 100 कट जाएगा, 1/11 आएगा। ये 1/11 आया। अब सवाल में कहे हुआ है, लाइन को सही से पढ़िएगा। अरिथमेटिक जो होता है लैंग्वेज पर आधारित होता है। देखिए ऋचा की जो आय है मीना की आय से 9.1/11 अधिक है परसेंट में, यानी कि 1/11, यानी कि मीना की जो आय है 11 होगा बेस वैल्यू। जो बेस वैल्यू यानी हर का जो वैल्यू होता है वो मीना के। कितना अधिक है? 1। ये रिजल्ट आया 1, ये 1 क्या बोला? अधिक बोला, तो अधिक कर देंगे, यानी 11 में 1 अधिक है, यानी ऋचा की आय 12 है। तो सवाल ने पूछा है कि बताइए कि मीना की जो आय है ऋचा से कितना कम है। तो मीना की आय 11, ऋचा के 12, कितना कम है? तो 1 कम है। 1 कम है किससे? ऋचा से। परसेंट निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, 12 से काटिए, 12 8 96, 4/12%। इसे कट कीजिएगा 1/3, जो कि हम बोले थे 1/3 विदाउट पेन पेपर, लेकिन ऑप्शन में 1/3% न देकर दे दिया है 4/12, यानी कि 8 होल 4/12, 8 जमा 4/12% आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है,
8,000 रुपया की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज गणना वार्षिक तौर पर होती है, यानी ब्याज जो है वार्षिक तौर पर गणना करना है ब्याज की। तो ज्ञात कीजिए, ब्याज ज्ञात करना, चक्रवृद्धि ब्याज। चलिए देखते हैं, 8,000 रुपया है, तो हम जानते हैं कि पहला साल तो 5% लगेगा 8,000 का, डबल से डबल कट गया, 8 पंचे 40, 400 आया पहला साल का ब्याज, 4 साल आया। दूसरा साल का ब्याज भी 400 ही होगा 8,000 पर। देखिए मूलधन पर ब्याज लगा है, पहले साल तो मूलधन पर ब्याज लगता है तो लगा दिए, 400 आया। दूसरे साल मूलधन पर लगेगा 8,000 पर, तो 400 ही आएगा। अब फिर ब्याज जो निकला पहला, इस पर लगाना पड़ेगा। इसका निकालिएगा 5%, यानी 10% 40 होगा, 10% 40 होगा तो 5% 20 होगा। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा 820। बहुत ईजी सवाल है, विदाउट पेन पेपर करने वाला सवाल सब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, इसमें सवाल है, ए और बी किसी परियोजना को 10 दिन में पूर्ण कर सकते हैं, बी और सी इसे 20 दिन में पूर्ण कर सकते हैं तथा सी और ए इसे 30 दिन में पूर्ण कर सकते हैं। यदि ए, बी और सी एक साथ मिलकर काम करते हैं तो वे परियोजना को कितने दिन में पूर्ण कर लेंगे। सवाल दिया कि ए और बी किसी काम को 10 दिन में करते हैं, बी और सी उसी काम को कितना दिन में कर रहे हैं, बी और सी 20 दिनों में करते हैं और सी और ए 30 दिनों में, सी और ए इसी काम को 30 दिनों में करते हैं। तो कुछ नहीं करना है, इसका लघुत्तम लेना है, एलसीएम लेना है, ठीक है ना। चलिए तो 10, 20, 30 का एलसीएम हो जाएगा 60, यही आपका वर्क हो जाएगा। 10 से 60 में डिवाइड करेंगे तो आपका एफिशिएंसी निकल जाएगा। 10 से 60 में लगाएंगे तो 10 छक्का 20 तिया 30 दूनी, यानी कि एफिशिएंसी ए और बी का 6, बी और सी का 3, सी और ए का क्षमता 2 निकला। काम कितना है 60। अब पूछा है कि जब ए बी सी तीनों मिलकर करेगा इसी काम को तो कितना टाइम लगेगा। तो ए बी सी जो मिलकर करेगा वो अपने अपने क्षमता से मिलकर करेगा, तो हमें पता करना होगा कि ए का क्षमता कितना है, बी का कितना है, सी का कितना है। तो हम जानते हैं कि ए बी बी सी सी ए को ऐड जैसे करेंगे तो हो जाएगा ट्वाइस ए प्लस बी प्लस सी। कैसे, देखिए यहाँ पर एक ए, दो बी, दो सी, 2a मतलब 2a 2b 2c, यानी 2a 2b 2c, कॉमन ले लिए 2 बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा। यहाँ जोड़ते हैं, सबका जोड़ते हैं, इसका जोड़े इसका जोड़े इसका जोड़े, मतलब ये एफिशिएंसी जोड़े 6 3 9 और 2 11, यानी 11 आ गया। तो ए बी और सी, यानी एक बी एक सी का कितना निकलेगा 11/2, ये एफिशिएंसी निकलेगा 11/2 एफिशिएंसी निकला। हमें ए बी सी से काम करवाना है, ना कि 2 सी से, ए बी सी से काम करवाना है। यानी डिवाइड करना होगा इस वर्क में 11/2 से, तो भाग देते 11/2 से तो 2 ऊपर चला जाएगा, यानी 60 60 120 हो जाएगा। 120 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दाएं के 110 होता है, यहाँ 120 110 10 बच गया, बटा में 11। इतना डेज में ये वर्क मिलकर कर लेगा, 10/10 दिनों में काम को कंप्लीट कर लेगा, जो कि आपका ऑप्शन में दिया हुआ है। अच्छा, आपका ऑप्शन दिया हुआ है 120/11, यानी कि इतना करने का जरूरत था ही नहीं, 120/11 ही सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, सवाल है, यदि x = a sin थीटा और y = b tan थीटा हो तो a² - x² - b² का मान ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं इसे, यही बहुत ईजी सवाल है। देखिए a² - b² - इसी का मान आपसे पूछा है, और यहाँ पर दिए हुए सवाल में कि x = a sin थीटा और y = b tan थीटा। चलिए इसे बनाते हैं, a का a² का वैल्यू यहाँ से निकालना, यहाँ x का वैल्यू दिया तो x² क्या हो जाएगा, ये भी स्क्वायर में हो जाएगा, a² sin² थीटा हो जाएगा, माइनस का माइनस, b² का b² उतार लिया, और y² का वैल्यू यहाँ से y का स्क्वायर करेंगे, यहाँ भी स्क्वायर हो जाएगा, b² tan² थीटा। अब a² से a² कट जाएगा तो 1/sin² थीटा माइनस b² से b² कट जाएगा तो ऊपर 1 बचेगा, 1/tan² थीटा। हम जानते हैं कि 1/sin² थीटा बराबर होता है cosec थीटा। क्या होता है, cosec² थीटा, माइनस में यहाँ पर क्या है 1/tan² थीटा होता है आपका cot² थीटा। ठीक है, अब हम ये भी जानते हैं कि cosec² थीटा माइनस cot² थीटा बराबर होता है 1। यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। सवाल है, यदि क्रमशः 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया जाता है तो नए घन की भुजा ज्ञात कीजिए। तो चलिए देखते हैं इसे।
घन दिया हुआ है, 3 घन दिया हुआ है, ये एक घन है जो 3 सेंटीमीटर भुजा वाला है। और एक और बना लेते हैं। और एक और हो जाएगा। जिसका दिया हुआ 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर। बोला है कि इन घनों को पिघलाकर आपस में मिलाकर एक बड़ा घन बनाना है। यानी दरअसल इस तरह का एक बड़ा घन बनाना है। एक बड़ा घन बनाना है पिघलाकर। तो पिघलाकर घन बनाने का मतलब क्या होता है कि जब इसको पिघलाएंगे तो इसका आयतन, इससे पिघलाएंगे तो इसका आयतन, इसे पिघलाएंगे तो इसका आयतन, तीनों का आयतन को मर्ज कर देंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे, तभी इसका आयतन निकलेगा। जो इन तीनों का आयतन मिलाकर होगा, जोड़कर, ये अकेला इसका आयतन होगा। तो चलिए इसे बनाते हैं। इसे बनाना बहुत ईजी है। देखिए, ये 3 सेंटीमीटर दिया होता है। हम जानते हैं कि आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यों। घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। भुजा क्यूब होता है, यानी इसका आयतन निकालेंगे तो 3 का क्यूब निकल जाएगा आपका 27। इसका निकालेंगे 4 का क्यूब, कितना निकलेगा 64। अब 5 का क्यूब, इसका भी निकालेंगे आयतन तो कितना निकलेगा 5 का क्यूब 125। जब ये तीनों को ऐड करते हैं तो कितना होता है, देखिए ऐड कर लेते हैं। 5 4 9 7, 16 का 6 हासिल 1 और 2 3 और 6 9 और 2 11 के 1 हासिल 1 1 2 216 आया। तीनों का ऐड किए तो इसका, तीनों के घन का आयतन को हम ऐड कर लिए तो 216 आया। हमें इसका पूछा है, क्या पूछा है, भुजा पूछा है। ये 216 आया है तो देखिए ये आयतन आया है। तो आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। आयतन क्या होता है, भुजा क्यूब होता है। तो भुजा क्यूब जब ये है तो हम कह सकते हैं भुजा, इसका सिर्फ भुजा पूछा है तो भुजा बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 216। यहाँ का क्यूब इस पर चला जाएगा, यहाँ से हटा देंगे क्यूब तो इस पर आ जाएगा। ये आप जानते होंगे 216 किसका वैल्यू होता है, 6 का वैल्यू होता है, यानी 6 सेंटीमीटर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो होगा 6 सेंटीमीटर भुजा वाला एक बड़ा घन बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर में आपको दिए हुआ है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है, स्क्रीन पर सवाल है, यदि x² + 1 = 2x है तो x - 1 में x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए अलजेब्रा का सवाल दिया हुआ है कि x² + 1 = 2x है तो पूछा है x - 1/x बराबर क्या होगा। ये हमसे मान पूछा है इसका। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल क्लियर दिख रहा है कि अगर x से डिवाइड करते हैं बोथ साइड, इक्वल के लेफ्ट और राइट साइड, तब निकल जाएगा। अगर x से डिवाइड करते हैं यहाँ पर तो कितना हो जाएगा, x यहाँ पर 1/x, यहाँ पर x से डिवाइड करते हैं तो 2 आ जाएगा। यानी कि दोनों साइड x से डिवाइड कर दीजिए या 1/x से मल्टीपल कर दीजिए। तो ये x + 1/x का मान 2 आया। हमें इसका मान निकालना है, इसका मान। तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए इसे हम सॉल्व कर देते हैं। x - 1/x है, इसका होल स्क्वायर यदि करते हैं आप तो क्या हो जाएगा, a² + b² - 2ab, ये कट जाएगा, यानी कितना बचेगा 2 ही बचेगा। इसका अगर निकालते हैं तो यानी कि ये प्लस में आया पॉजिटिव में, तो इसे कीजिए होल स्क्वायर कर दीजिए। x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी 2 का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा a² + b² + 2a और b, ये कट के 2 ही रहेगा, बराबर में 2 दूनी 4। तो हो जाएगा x² + 1/x² बराबर 2 इधर आएगा, 4 में से घट जाएगा 2 आएगा। x² + 1/x² का वैल्यू 2 आया। यहाँ पर हम पुट करेंगे x, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पुट करेंगे x - 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू x² + 1/x² का वैल्यू कितना आया है, 2 आया है। इस 2 को यहाँ पर डालेंगे और माइनस में 2, यानी हम कह सकते हैं कि x - 1/x का होल स्क्वायर बराबर 0 आया। तो x - 1/x, ये स्क्वायर हटा देंगे तो इस पर चढ़ जाएगा,
और रूट अंडर में जीरो होगा नहीं होगा, बाहर जीरो होगा, यानी कि x माइनस 1/x का आंसर कितना होगा, जीरो ही होगा आपका आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल आपको दिख रहा है स्क्रीन पर। सवाल है यदि x रेशियो y बराबर 2:3 है तो 5x + 3y रेशियो 5x - 3y का मान ज्ञात कीजिए। ये जुबानी बन जाएगा विदाउट पेन पेपर। 2 पंचे 10 और 3 तिया 9 19 और 2 पंचे 10 3 तिया 9 1 19:1। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए इसे देखते हैं। x रेशियो y = 2:3 दिया हुआ है। अब पूछा है 5x + 3y रेशियो 5x - 3y का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर x का मान 2 है, y का मान 3 है, तो x में 2 भरे 2 पंचे 10, y में 3 भरे 3 तिया 9 रेशियो 2 पंचे 10 - 3 तिया 9, 10 9 19 रेशियो 10 में से 1 गया, यही आपका राइट आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और स्टडी ग्रुप्स में शेयर कर हमें ज़रूर सपोर्ट करें, ताकि आने वाले और भी बहुत सारे एग्जाम जैसे कि बिहार पुलिस कांस्टेबल यानी सिपाही, बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर एसआई यानी दरोगा और बिहार एसएससी सीएचएसएल इंटर लेवल जो सेकेंड इंटर लेवल वैकेंसी अपकमिंग जो है, इन सभी का तैयारी कराया जाएगा। साथ ही एसएससी जो सेंट्रल लेवल का एसएससी होता है, एसएससी सीएचएसएल और एसएससी एमटीएस का जो वैकेंसी आने वाला है 2023 में, इनका भी तैयारी आपको इस चैनल पर जमकर कराया जाएगा। न केवल प्रैक्टिस सेट मॉक टेस्ट लगवाया जाएगा, बल्कि संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, सब्जेक्ट वाइज संपूर्ण सिलेबस आपको कराया जाएगा और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस सेट यानी मॉक टेस्ट भी इस पर करवाया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मेहनत से पढ़ते रहिए।